साथियों नमस्कार। मैं राजवीर सिंह दिल्ली से। अभी मैं प्रोफेसर रतन लाल जी का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो दलितों को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जमकर गरिया रहे थे और उनका जो मतलब था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तुलनात्मक जो है करना था। तुलना उन्होंने की थी कि बीजेपी और कांग्रेस को हमारे कुछ बुद्धिजीवी नागनाथ और सांपनाथ कहते हैं, तो उसी के बारे में वो बात कर रहे थे। तो मैं आपको वो लिंक भी जो है भेजूंगा और थोड़ा सा आपको दिखाना भी चाहता। जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है 10 साल से, तो आपकी कुटाई हो रही है तबियत से और आपका दिमाग खराब होगा। मैं देने वाला बनूंगा, क्या तो कर दें। तो साथियों, रतनलाल जी जो है अभी आपको मालूम ही होगा कि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मैं हालांकि उनसे पहले भी मिला हूँ और मेरी बहुत छोटी छोटी मुलाकात भी हुई है उनसे, लेकिन उस समय रतनलाल जी के स्पीच में इतनी धार नहीं थी जो अब उन्होंने जब से कांग्रेस ज्वाइन की है उसकी। ये मैंने पहली ही स्पीच सुनी है कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद प्रोफेसर रतनलाल जी की। तो उसमें वो कांग्रेस की जो है तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि जो कुछ दिया है कांग्रेस ने दिया है। तो मुझे रतनलाल जी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें यानी कि दलितों को मिला है उसमें बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने दी थी। अंग्रेज़ों की सहायता से फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दी। संपत्ति रखने का अधिकार अंग्रेज़ों ने दिया था। वोट डालने का अधिकार भी जब इंग्लैंड में लोकतंत्र लागू पहले से ही था, लेकिन जब कंपनी से एक्वायर किया भारत का प्रशासन, तो कंपनी के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंपनी के अधिकारी अपने जो है कंपनी के फ़ायदे के लिए चलाते थे। उनको ये मतलब नहीं था कि कौन किस जाति का है, कौन किससे जो है नफ़रत करता है, किसको क्या नुकसान हो रहा है, सामाजिक कुरीतियाँ कैसी हैं। लेकिन जब इंग्लैंड के डायरेक्ट अंडर में जो है भारत का प्रशासन आया तो उन्होंने बहुत सुधार किए, जैसे सती प्रथा बंद की, अछूतों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया और भी बहुत से हैं। तो अगर लेकिन डॉक्टर रतनलाल जी कहते हैं कि जो कुछ भी दिया है कांग्रेस ने दिया है, तो एक तरह से ये हमारे समाज के वोटों को कांग्रेस की तरफ ले जाने की कोशिश है। और मैं भी मानता हूँ कि इस समय हमें
कांग्रेस की सपोर्ट करनी चाहिए। कांग्रेस को बीजेपी के विरोध में अगर हम कांग्रेस की सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद परिस्थितियां और भी जो है भयानक हो जाएंगी। लेकिन जब प्रोफेसर रतनलाल जी कहते हैं कि नौकरियां कांग्रेस ने दी और ज़मीनों के पट्टे दिए और बहुत सी मतलब जो है काम कांग्रेस ने दलितों के हितों के लिए किए, लेकिन कांग्रेस के ही राज में बहुत से अत्याचार भी हुए दलितों पर। और मैं इंदिरा जी को बहुत एक स्ट्रॉन्ग लीडर मानता हूँ कि उन्होंने जो है अपने समय में प्री पर्स बंद किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन राजाओं के प्रीवी पर्स बंद होने से दलितों पर क्या असर पड़ा, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से क्या सारे दलित जो है बैंकों के मैनेजर बन गए? ये सारी चीज़ें सरकार ने इंदिरा जी के समय में किए, लेकिन जब हम इन चीज़ों का हवाला देकर कहते हैं कि नहीं ये सारे काम कांग्रेस ने दलितों के हितों के लिए किए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जो उस समय रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया था बाबा साहब के प्रयास से और अंग्रेज़ों के सहयोग से हम लोगों को रिजर्वेशन मिल पाया था, तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस उसको आते ही बिल्कुल कैंसिल कर देती कि भाई ठीक है अंग्रेज़ चले गए, अब हम आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे। क्योंकि अंग्रेज़ वहाँ से भी जो है कंट्रोल कर रहे थे भारत सरकार को उस समय, और नई नई आज़ादी में आदमी इतना किसी नेता में दम नहीं था कि अंग्रेज़ों के विरोध में जाके और वो एग्रीमेंट को तोड़ देते कि नहीं भाई रिजर्वेशन ठीक है, अंग्रेज़ों ने कहा था हम नहीं देंगे अब। तो ये सारी चीज़ों का क्रेडिट फिर अगर कांग्रेस को दिया जाए तो मेरे ख्याल से गलत होगा। और अब जो चीज़ें हो रही हैं, जो रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं और भी कई चीज़ें हो रही हैं, तो ये इन सब चीज़ों की शुरुआत मनमोहन सिंह जी की सरकार में हो चुकी थी। मेरे एक मित्र हैं, वो भी कांग्रेस की काफ़ी तारीफ़ करते हैं, और तुलनात्मक रूप से अगर मैं कहूँ तो बीजेपी से कांग्रेस ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उसको पूरा एकदम जो है आप अच्छा बना देना कि आपको ज़मीन के पट्टे कांग्रेस ने दिए हैं और नौकरियां कांग्रेस ने दी हैं, रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया था, तो ये पूरी तरह जो है सही नहीं होगा। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट कांग्रेस को नहीं दिया जा सकता है। हमारे जो शाहू जी महाराज हैं, रिजर्वेशन की शुरुआत तो उन्होंने की थी अपने समय में, और उन्हीं की मदद से डॉक्टर अंबेडकर भी इस काम को आगे बढ़ा पाए। जबकि कांग्रेस ने जगजीवन राम जी को राजनीति में अंबेडकर जी का विरोध करने के लिए ही लाए थे, और आज सभी लोग बीजेपी भी कांग्रेस भी बाबा साहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जगजीवन राम जी के नाम से कोई भी वोट नहीं मांग रहा है। और रतनलाल जी कह रहे हैं कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, ऐसा जो है बहुजन लीडर्स कहते हैं। तो साथियों, जो ये नागनाथ और सांपनाथ वाला कंसेप्ट है, ये जो पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद के संदर्भ में
कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पूंजीवादियों की पार्टियां हैं। और चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए, गरीबों के लिए, गरीबों के हितों के लिए कोई भी पार्टी काम नहीं करेगी। और मैं आज आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ये सरकारी कंपनियां बेचने का जो चल रहा है अभी सरकार में, ये आगे राहुल गांधी जी आएंगे तब भी ये चलता ही रहेगा, क्योंकि पूंजीवादियों से ही पैसे लेके जो है दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। बीजेपी को 15,000 करोड़ रुपए मिले हैं, कांग्रेस को 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं। तो क्या कांग्रेस को 14,000 करोड़ रुपए गरीबों ने दिए हैं? जिन पूंजीपतियों ने कांग्रेस को चंदा दिया है, बीजेपी को चंदा दिया है, तो ये दोनों पार्टियां भी उन्हीं के फ़ायदे के लिए काम करेंगी। तो इसीलिए जो है शायद कुछ लोग कहते होंगे एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। फिर रतनलाल जी सीधे सीधे काशीराम जी पर तो हमला नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो एक डायलॉग था उसको वो बोलते हैं कि मांगने वाला नहीं देने वाले बनेंगे, ये काशीराम जी कहते थे। तो मांगने वाला नहीं देने वाला बनेंगे, इस पर जो है मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा। रतनलाल जी ठीक ही कह रहे हैं, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमसे पहले ही सब कुछ लूट लिया गया है, तो हम क्या देंगे अब? अब आप सोचिए, जो हज़ारों साल से लूटा जा रहा है गरीबों को, दलितों को, तो उनके पास देने के लिए है ही क्या? तो काशीराम जी का भी था कि हम हुक्मरान बनेंगे। हुक्मरान बनना लोकतंत्र में एक तरह से मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। भाई हुक्मरान क्यों बनेगा कोई? क्या हम राजा बनना चाहते हैं? लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में जो है जनता की इच्छाओं से जो है प्रशासन चलना चाहिए। तो हुक्मरान बनने का तो ये मतलब है कि भाई हाँ कोई एक आदमी जो है राजा बन जाएगा, फिर सारी जनता उसकी गुलामी करेगी। तो लोकतंत्र में जनता गुलामी के लिए नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र कहना चाहिए कि अभी सच्चे मायनों में लोकतंत्र नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये लोकतंत्र की चादर में एक तरह से राजतंत्र है। तो साथियों, लोकतंत्र कैसे आएगा? लोकतंत्र तो तभी आ पाएगा जबकि इसमें जनता का, पूरी जनता का जो है भागीदारी होगी। 100% वोटर्स जो है जब तक वोटिंग नहीं करेंगे और उनको नेता से सीधे जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक 100% वोटर जो है वोटिंग कर ही नहीं सकते हैं। जब वोटर को एक नेता से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, वोटर नेता के पास जाकर ये अब पर्ची नहीं दिखा पाएगा कि जी ये वोट मैंने आपको दिया है, आप मेरा काम कीजिए, तो तब तक 100% जनता जो है चुनाव में भाग नहीं लेगी। एक ही रास्ता है कि लीडर को सीधे जनता से जोड़ दिया जाए। जनता के लीडर होने चाहिए, जनता की मर्ज़ी से नेता चुने जाने चाहिए। अभी तो पार्टियों की मर्ज़ी से नेता चुने जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के चुने जाएं या कांग्रेस के चुने जाएं। आम जनता का नेता कोई नहीं होता है। तो साथियों, अब मैं अपना एक उदाहरण देना चाहूँगा।
रतनलाल जी ने कहा कि राजीव गांधी जी की सरकार में SC ST के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया गया था। ठीक है, मैं मानता हूँ चलाया गया था, 89 में भी चलाया गया था, और फिर उसी ड्राइव के द्वारा मैं एग्ज़ाम से JEE से AE बना था। लेकिन AE बनने के बाद जो पूंजीवादी तो नहीं मैं कहना चाहता हूँ, जो जातिवादी शक्तियाँ थी, उन्होंने कुछ पोस्टें जो खाली रह गई थी उनको रिजर्व करके 78 पोस्टें जनरल कैंडिडेट से भर दी थी। 1 साल के बाद उन्होंने उन कैंडिडेट ने सर्विस ज्वाइन कर ली थी। बाद में जातिवादी शक्तियों के कारण जो हमसे 1 साल के बाद प्रमोट हुए थे AE, उनको हमसे पहले प्रमोट करके एक्सियन बना दिया गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजीव जी की सरकार में भी जातिवादी ताकतें बहुत हावी थीं। इंदिरा जी के समय में उन्होंने कुछ लगाम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको अपने कुछ निर्णयों का बहुत गंभीर परिणाम भोगना पड़ा, उनकी हत्या कर दी गई। आगे रतनलाल जी कहते हैं आप डरपोक हैं, कायर हैं, हुक्मरान कैसे बनेंगे। मैं तो कहना ही नहीं चाहता, बनना ही नहीं चाहता हूँ हुक्मरान, कि आप किसी को हुक्मरान बनाओ, लेकिन आप दूसरों को भी क्यों हुक्मरान बना रहे हो। क्या आपको ये अच्छा लगेगा दूसरे लोग जो है राजा बन के हमारे सिर पर, जनता के सिर पर बैठे हैं, हुक्मरान बने। क्या हम उनको हुक्मरान बनाना चाहते हैं, या प्रोफेसर रतनलाल जी जो है उनको हुक्मरान बनाना चाहते हैं। हम फिर वही गुलामी करेंगे अब उन हुक्मरानों की। ऐसा अगर है तो लोकतंत्र है, ठीक है, आप जो मर्जी बोलते रहिए, कहते रहिए, लेकिन मैं इन चीज़ों का बहुत विरोध करता हूँ। वही गरीबों के लिए आप क्या कर रहे हो। अगर आप गरीबों को संसद में जगह नहीं दे सकते तो हमें गरीबों की नेतागिरी या लीडरशिप करने का कोई हक नहीं है। प्रोफेसर रतनलाल जी कहते हैं मेरे पिताजी, दादाजी मजदूरी करते थे। ठीक है, मजदूरी करते थे, तो क्या उनकी आज जो मजदूर हैं उनका संसद में भागीदारी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं जो है कोई मजदूर और हल चलाने वाला संसद में बैठा हुआ है। सारे के सारे क्यों अमीर आदमी वहाँ पर हैं। क्या इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं प्रोफेसर रतनलाल जी। ठीक है, आज वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कांग्रेस ज्वाइन कर ली है उन्होंने, अच्छी बात है। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ, लेकिन वो तभी जो है उनका मैं शिक्षा को जो है सही मानूंगा जबकि वो अपना ज्ञान मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए लगाएं और उनको संसद में भेजने के प्रयास करें। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं जो ये कह रहा हूँ सब लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो पागलपंथी जो है कर रहा है, लेकिन 90% जो है लोग गरीब हैं और उनके लिए अगर कोई बात करता है तो उसको क्या आप पागल कह के खारिज नहीं कर सकते हैं। संसद में कम से कम कुछ सीटें 200, 250, 300 जो कुछ भी मतलब एक डिसाइड हो जाए तो उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए, ताकि हल चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला वो भी संसद में जाकर बैठ सके, अपने लिए कानून बना सके।
भले ही आपको जो है ये पागलपन लगे, लेकिन ये होना है एक दिन। गरीब आदमी कभी ना कभी इकट्ठा होगा जातियों को छोड़कर, और वो अपने हकों के लिए संसद पर कब्जा करेगा ज़रूर एक दिन। लेकिन अब दूसरी चीज़ है कि यही चीज़ तो फिर मार्क्सवादी पार्टियां कहती हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। तो साथियों, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि मार्क्सवादी पार्टियां या कम्युनिस्ट हैं या दूसरे धर्मगुरु हैं, सबका ये है कि भाई आप पहले हमारे उसमें आ जाओ, खेमे में, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, तब हम आपके लिए काम करेंगे। तो गरीब आदमियों को क्या ज़रूरत है किसी की पार्टी में जाने की, किसी एक खेमे में जाने की, या अपना धर्म बदलने की? वो अपने धर्म में रहते रहते ही जो है क्यों नहीं अपने जो है बच्चों के लिए शिक्षा, सुविधा, रोजगार वगैरह नहीं मांग सकता? क्यों नहीं मांग सकता वो? मैं तो कहता हूँ गरीबी के आधार पर ही जो है नीतियाँ गरीबों को ही बनाने दें, तभी जो है गरीबों का भला हो सकता है। अगर गरीबों के लिए अमीर आदमी नीति बनाएंगे तो गरीबों का कभी भी भला नहीं हो सकता। तो धन्यवाद साथियों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार।